स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर। तो एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड सीरीज, एक मोस्ट अवेटेड सीरीज, ये जो सीरीज है ये आप देख पा रहे हैं, नाम इसका एविडेंट है और हम यहां पे टाइटल में भी आपने देखा होगा हम क्या कवर करने जा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा अवेटेड सीरीज रहती है पूरे साल की और इस सीरीज को मैं कोशिश करता हूं कि हम इस तरीके से कवर करें कि कोई भी गुंजाइश ना छूटे, कोई भी सवाल आंसर करने की, अगर इस डॉक्यूमेंट से कोई सवाल पूछा गया हो। इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये कहने वाली बात नहीं है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो पूरी जो सीरीज है, पूरे जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस को हमने चैप्टर वाइज तैयार करा है। हर चैप्टर की जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस को हमने सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल बेसिस पे नहीं तैयार करा, लेकिन उसको जो है हम MCQ अप्रोच के द्वारा करवाएंगे। वी वुड बी डूइंग इट अकॉर्डिंग टू द MCQ अप्रोच, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अप्रोच, यानी कि पूरे चैप्टर में से सारे वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे गए जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है और उस पे MCQ फ्रेम करा गया है और MCQ बेस्ड अप्रोच पे हम ये कवरेज पूरी की पूरी कर रहे हैं। तो आई होप आपके लिए ये चीज काफी वैल्यू एडिशन वाली रहेगी, वैल्यू एडेड चीज रहेगी और बहुत ज्यादा आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे वो SSC एग्जाम हो, चाहे वो सेबी का एग्जाम हो, नबार्ड का एग्जाम हो, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, किसी भी ग्रेड का एग्जाम हो, आप सभी के लिए ये वीडियो या ये सीरीज जो है ये रेलेवेंट है, इसको ध्यान रखें। तो प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं आपके सामने चैप्टर 1 और इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर 1 है वो फोकस कई सारी चीजों पे करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। बट उसके पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट, और ये अनाउंसमेंट ये है कि स्टडी IQ IAS के सारे कोर्सेज ऑलरेडी लाइव है प्लेटफॉर्म पे, जिसमें से जो 2023 जो इमीडिएट अटेम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स हैं, इस साल जितने एग्जाम्स होने वाले हैं, आप सबों के लिए जो एक वन स्टॉप शॉप स्ट्रक्चर्ड कोर्स का है वो है SIP प्लस। तो SIP प्लस एक ऐसा बैच है जो कि क्रैश कोर्स है, जिसमें आप ये समझे कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरी कवरेज और सारा जितना सिलेबस है उसका रिवीजन प्रीलिम्स का हम करवाने वाले हैं। भारत की टॉप फैकल्टीज 200 घंटे में ये कवरेज आपको करवाएंगी और इस कवरेज के तहत आपको पूरा एनालिसिस करवाया जाएगा, पढ़ाई करवाई जाएगी, रिवीजन करवाया जाएगा, उसके साथ टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप लोगों को मेंटरशिप सेशंस भी प्रोवाइड करे जाएंगे। तो जरूर आप इस कोड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये अवेलेबल है एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि 6,000 रुपए है अगर आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइफ। और 2024 के एस्पिरेंट्स आपके लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड जनरल स्टडीज प्री कम मेंस का सिलेबस ऑलरेडी लाइव है। वो है हमारा GS फाउंडेशन बैच 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए। 1000 hours of live teaching by top faculties of India, and this would cover every possible thing which is required for the IAS examination। और IAS एग्जाम को क्लियर करने के लिए इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ ये बैच आपको पूरी तरीके से अटेंड करना है। ये भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है एट 19,000। अगेन कोड एक ही है, सांघी लाइव। और उसके सिवा आप NCERT बैचेस, ऑप्शनल बैचेस, और उसके साथ साथ आप अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी मीडियम में भी पूरी टीम जो है वो मिलकर आप तक GS फाउंडेशन बैच लेकर आई है, वो भी प्लेटफॉर्म पर लाइव है। ये सारे बैचेस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एक ही कोड के साथ, जो कि है सांघी लाइव। एंड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर वेल, आप यहां पे टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं और हमारे कोर्सेस को वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये जो PDFs है ये मैं प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम हैंडल पर, जो कि है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस पर आपको सारी PDFs मिलती हैं, तो आप इस टेलीग्राम हैंडल पर मेरे साथ जुड़े और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस अवेलेबल रहेगी और बहुत सारा अच्छा इंटरेस्टिंग वैल्यू एडेड कंटेंट हम ट्विटर और इंस्टा दोनों पे डालते हैं। तो आइए देखें यहां पे क्या बात करी जा रही है। पहला सवाल, जैसा मैंने आपको बताया, MCQ बेस्ड अप्रोच, MCQ बेस्ड अप्रोच पे चैप्टर वाइज कवरेज करी जा रही है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट। भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को मद्देनजर रखते हुए क्या चीज बोली जा रही है, इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। स्टेटमेंट्स क्या है ये देखिए, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर इंडेक्स, वीकनिंग ऑफ ग्लोबल डिमांड, राइजिंग प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। तो अब पूछा यह जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है दैट विल लीड टू वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट को वाइड करने का क्या तरीका है, कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड होगा, मतलब सीएडी बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं करंट अकाउंट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, सीएडी। करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब लॉस होता है, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस हुई है उसमें हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज्यादा है। यानी कि जिस चीज की हम पेमेंट कर रहे हैं, इंपोर्ट्स की हम पेमेंट कर रहे हैं, ये जो है ये हमारे रिसीट से ज्यादा है। दिस इज हायर देन आवर रिसीट्स, सो दिस इज समथिंग दैट लीड्स टू डेफिसिट। तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स में प्राइमरीली ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज ये करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स यहां पे आते हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो सीएडी को यहां पे इंक्लूड करा जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को, और इसी तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट के कंपोनेंट्स इधर आते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट किस वजह से राइज होगा ये आप इस फॉर्मूले में फिट करके देखें। हम फॉरेन एक्सचेंज किस चीज के लिए पे कर रहे हैं और हम फॉरेन एक्सचेंज किस चीज के लिए रिसीव कर रहे हैं, ये दोनों चीजें, पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीट्स। किस चीज के लिए आप फॉरेक्स पे कर रहे हो, किस चीज के लिए आप रिसीट्स ले रहे हो, इसमें अगर बढ़ोतरी होगी, अगर पेमेंट ज्यादा हो रही है, अगर रसीद कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। पूछा क्या जा रहा है, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। वाइडनिंग का मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट इज इंक्रीजिंग, ये चीज बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए जो पहला ऑप्शन है वो कहता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथन होने का मतलब है डॉलर वीजावी रुपी, रुपए के बराबर जो डॉलर था वो स्ट्रांग हो गया। मतलब पहले मान लीजिए डॉलर 70 रुपए का मिलता था, अब डॉलर 80 रुपए का मिल रहा है, मतलब डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया है। यदि डॉलर स्ट्रांग होता है कि $1 जो है अब 80 रुपए में मिल रहा है, तो इसका मतलब आपके इंपोर्ट्स महंगे होते हैं। अगर आपके इंपोर्ट्स महंगे होते हैं तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ जाता है, और इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है तो सीएडी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वीकनिंग ऑफ ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल डिमांड मतलब मांग जो ग्लोब की है वो कम हो रही है, वीक हो रही है, इसका मतलब भारत के एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं, भारत के एक्सपोर्ट्स कम हो गए। अगर भारत के एक्सपोर्ट्स कम हो गए तो हमारी जो ये रसीदें हैं, रिसीट्स, ये कम हो जाती है। अगर मेरी रिसीट्स कम हो जाती हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट फिर बढ़ जाता है, इट अगेन इंक्रीजेस। एंड लास्टली राइजिंग प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर वही बात हो गई, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर इंडेक्स है, या क्रूड ऑयल महंगा हो गया, इंपोर्ट बढ़ जाता है या इंपोर्ट महंगा हो जाता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है तो फिर हमारा सीएडी बढ़ जाएगा, इट वुड इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं यहां पर सारे एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। ड्यू टू राइज इन इंटरेस्ट रेट बाय फेड रिजर्व, यूएस के जो फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़े, तो एफआईआईएस ने हिंदुस्तान से पैसा निकालकर वहां डाल दिया। अब उन्हीं की कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और भारत से आपने डॉलर विड्रॉ कर लिया, तो डॉलर स्ट्रांग हो गया और रुपी वीक हो गया, which strengthened the dollar index, resulting in weakening of Indian rupee and other currencies, which in turn makes imports expensive and widen CAD. CAD imports को अब महंगा करते हैं और वाइडन करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को। Weakening of global demand result in less opportunity for Indian exports that directly expand CAD, जो CAD को expand करते हैं। Rising prices of crude oil and gas due to Russian war led to ballooning of India's import bill, which has increased current account deficit. ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है यहां पर बढ़ गया है, बिल्कुल सही बात है। तो आप देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्या बात करता है, ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोविड में क्या हुआ था कि बिजनेसेस को क्योंकि देखिए लॉकडाउन लगा हुआ था, अब अगर लॉकडाउन होता है तो उस टाइम पे आपकी जितनी सेविंग्स होती हैं वो खत्म हो जाती है। अब आपको रीस्टार्ट करने के लिए कुछ सप्लाईज चाहिए, कुछ तो मतलब आपको रॉ मटेरियल, जैसे कोई खोमचा भी लगाता है, कोई ठेला लगाता है,
उसको कुछ तो बेसिक रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना अपना ठेला वापस शुरू करने के लिए। जब गोलगप्पे वाला हो, टिक्की वाला हो या सब्जी वाला हो, उसको कोई भी चीज खरीदनी पड़ेगी। एनी बिजनेस रिक्वायर्स रॉ मटेरियल एंड दैट रॉ मटेरियल रिक्वायर्स वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो है उसकी अरेंजमेंट करी गई थी इस स्कीम के तहत, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी आपातकाल के दौरान क्या करी जाएगी, क्रेडिट गारंटी दी जा रही है, यानी कि आपको क्रेडिट पे माल दिया जा रहा है, उसकी गारंटी ECLGS स्कीम के अंतर्गत दी जा रही है। ECLGS स्कीम, तो ECLGS स्कीम कोविड में आई थी। विद रेफरेंस टू दिस इट प्रोवाइड्स 100% गारंटी कवरेज टू मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। द स्कीम इज अवेलेबल टू MSME अप टू अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ ओनली। ये तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है, इनफैक्ट दोनों स्टेटमेंट्स फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट्स यूपीएससी कई बार पूछता है और ऐसे 100 में से आपको 10 से 15 सवाल मिलेंगे जो कि फैक्चुअल होंगे, कॉन्सेप्चुअल नहीं होंगे। वो मतलब ये या तो आपको पता है या नहीं पता है। अब देखिए 100 करोड़ की फिगर है, या तो पता है या नहीं पता है। ये 100 करोड़ की फिगर गलत है, क्योंकि इसको टर्नओवर में एमएसएमई इंडस्ट्री के हिसाब से 250 करोड़ करा हुआ है। इट हैज बीन डन 250 करोड़। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। The scheme is available to MSME enterprises up to 250 crores of turnover and outstanding loan of 50 crores, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ हो और उसके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग लोन हो वो 50 करोड़ का हो। ये चीज यहां पर आती है। इट इज कमिंग ओवर हियर। ECLGS launched by government in view of COVID-19 crisis, तो गारंटी कवरेज टू बैंक्स एंड NBFCs to enable them to extend emergency credit facilities to business enterprises, MSMEs in view of COVID-19 to meet their additional term loan, additional working capital requirements। इसके लिए ये स्कीम चाहिए, ECLGS स्कीम इस चीज के लिए चाहिए या लॉन्च करी गई थी। तो इसके तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी प्रोवाइड्स 100% गारंटी कवरेज टू मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। 100% गारंटी कवरेज है, 100% गारंटी कवरेज मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। अगर इसका मतलब यह है कि आपको किसी ने लोन दिया, तो जिसने लोन दिया है वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके लोन पे अगर डिफॉल्ट होता है तो उसको पूरी तरीके से कवरेज या उसको जितना भी मुआवजा दिया जाएगा ECLGS स्कीम के तहत 100% दिया जाएगा, आपने जितना भी लोन दिया है। कंपनीज कौन सी कवर्ड है, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ हो। तो यहां पर जो है सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है और पहला स्टेटमेंट सही होता है। सो आंसर इज 1 ओनली ए जो है आंसर 1 ओनली है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए। तीसरा सवाल, इन्फ्लेशन इज प्योरली अ डोमेस्टिक इशू एंड इज नॉट इंपैक्टेड बाय ग्लोबल इवेंट्स। ऐसा हो सकता है? ये तो स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि भाई इन्फ्लेशन आपके देश में डोमेस्टिक होता है, मतलब सिर्फ डोमेस्टिक रीजंस, हिंदुस्तान के अंदरूनी रीजंस की वजह से होता है, बाहरी एक्सटर्नली वो चीज डोमिनेटेड नहीं है। नॉट इंपैक्टेड बाय ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स द्वारा इंपैक्टेड ये चीज नहीं है। ये गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। ये स्टेटमेंट पढ़ने में ही गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। आज की डेट की इकोनॉमीज जो है वो इंटरलिंक्ड इकोनॉमीज है। अरे भैया सिंपल सा आपको सवाल है, अभी पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा, अगर ग्लोबली तेल का दाम बढ़ गया, क्रूड का दाम बढ़ गया, तो वो तो एक्सटर्नल इवेंट है ना। क्रूड आप इंपोर्ट करते हो, महंगा इंपोर्ट करते हो, तो यहां पे जितनी चीजें ऑयल पे चलती है, पूरी अर्थव्यवस्था तेल पे चलती है, तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। वो इन्फ्लेशन ही तो है। सब्जियां महंगी हो जाएंगी, फल महंगे हो जाएंगे, फूड ग्रेन्स महंगे हो जाएंगे, पूरा ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन सब महंगा है क्योंकि तेल महंगा है। अब वो तो एक्सटर्नल इवेंट है, तो ग्लोबल इवेंट ही तो हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर इज अ ग्लोबल इवेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट ही गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Advanced economies have consistently maintained inflation below 2% in the past 2 decades. ये भी स्वीपिंग स्टेटमेंट होता है। भाई 20 साल में एडवांस्ड इकोनॉमीज में क्या आपके दिमाग में आता है? यूएस, जर्मनी, ऐसे देश आते हैं। पिछले 20 साल में कंसिस्टेंटली 2% के नीचे कोई कैसे रह सकता है? ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं स्वीपिंग। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स की गलत होने की संभावना या प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। कंसिस्टेंटली ये चीज 2% से कम रही, ये स्टेटमेंट सुनने में ही गलत है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि कैसे एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट्स। देखिए प्रीलिम्स जो है वो एक ऐसा गेम है जहां पे आपको स्मार्टनेस चाहिए, क्योंकि आंसर तो आपके सामने लिखा है। यू नीड अ बिट ऑफ अ स्मार्टनेस, यू हैव टू बी क्लेवर इन टू बी एबल टू गेस द राइट ऑप्शन। डिसेंट इन्फ्लेशन ऑफ 2 to 6%, ये 2 to 6% पढ़ के कुछ याद आया? अरे एमपीसी, उर्जित पटेल कमेटी, इज कंसिडर्ड हेल्दी फॉर ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट्स। ये बिल्कुल सही है, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं। उसके तहत भारत में भी जो अडॉप्ट किया गया था वो था 4% इज आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट विद अ बैंड ऑफ ±2%। तो 4 से आप 6 पे जा सकते हो, 4 से 2 पे आ सकते हो, तो वो 2 से 6% के बीच में रेंज करेगा।
it would range between 2 and 6%. Advanced economies has target to maintain inflation below 2%. बिल्कुल सही बात है. However, it has crossed 2% on multiple accounts. Obviously बात है. अरे आप ये थोड़ी पूछ रहे हो पिछले 2 साल में 2% के नीचे था. आप बोल रहे हो पिछले 2 डेकेड में 2% के नीचे था. एक साल तो 2% एक्सीड करा होगा. स्टेटमेंट गलत हो गया. In advanced economies show crossing 10%. So ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. Inflation can swing quickly due to global events जैसे रशिया यूक्रेन वॉर जो मैंने आपको बताया था. The only correct statement is decent inflation is 2 to 6%. ये चीज सही है. तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है. यहां पे ये ग्राफ है, आप ये देख सकते हैं. तो जस्ट टू टेल यू कि इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी क्या है फूड और एनर्जी प्राइसेस को लेके. वी आर टॉकिंग अबाउट फूड एंड एनर्जी प्राइसेस. तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में जो इमर्जिंग मार्केट है जैसे कि भारत, क्या है आप देख सकते हैं. रशिया में आप देखिए इन्फ्लेशन कितना हाई हो गया. ये तो वॉर की वजह से भी हुआ है. इन्फ्लेशन हैज रिजन. इसको आप कंपेयर करें इंडिया से. इंडिया में आप इन्फ्लेशन टेंडेंसी देखिए, ग्रे वाली लाइन जो है, और ये पूरा 2022 की एनालिसिस दिखा रहा है. इट हैज रिजन बिटवीन 5 and 10%. ये चीज है. तो आप देख सकते हैं भारत में तो बिल्कुल 4 से 6 के बीच में, और अभी जो WPI है वो 6% के नीचे आ गया है. कंपेयर करिए मेक्सिको से, नियर अबाउट उतना ही है, पिंक वाली लाइन. और ब्राजील से, ब्राजील जो है ये ब्लू वाली लाइन है, अब इसने भी कंट्रोल कर लिया, ये भी नीचे आ गया. तो ये सारे देश है, ये इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है. दूसरी तरफ एडवांस्ड इकोनॉमीज में यूएस, जर्मनी, जापान, ये सब देश आते हैं. तो यूएस आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन कितना हाई जा रहा है. ये ब्लू वाली लाइन है. इट had crossed 8%. नाउ इट इज कंट्रोल्ड, कम डाउन टू 5 to 6%. अब 5 to 6% एक एडवांस्ड इकोनॉमी के लिए ज्यादा है, क्योंकि उनको लेस देन 2% रखना होता है. They want this kind of they have this kind of a threshold. ये जापान है. This is जापान. ये ऊपर जा रहा है. जापान का इन्फ्लेशन बढ़ गया, 4% के आसपास हो गया. ठीक है. जर्मनी का इन्फ्लेशन आप देखिए कितना ऊपर पहुंच गया है. अब जर्मनी के इन्फ्लेशन, या यूरोप के कोई भी देश हो, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूरो एरिया हो गया, इन तीनों का इन्फ्लेशन पिछले साल और इस साल हाई रहेगा, क्योंकि इनके लिए तेल की सप्लाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. बिकॉज दे यूज्ड टू इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया. अभी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ के ईरान से, सऊदी से इंपोर्ट कर रहे हैं. वहां का सप्लाई चेन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इस वजह से इनको तेल इंपोर्ट करना महंगा पड़ रहा है. दे आर फाइंडिंग इट एक्सपेंसिव. तो ये चीज ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मॉनेटरी टाइटनिंग बाय यूएस फेड. तो ये चीज बहुत ज्यादा न्यूज में है. 6-8 महीने हो गए. लास्ट ईयर फेडरल बैंक ने, पिछले साल अराउंड अप्रैल और मई, फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू करा था. तो जब आप अपने देश में हो और आपको पता है कि मेरा बैंक मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो मैं दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी कंट्री के बैंक में डाल दूंगा, वहीं से मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. तो जितने लोगों ने, यूएस के इन्वेस्टर्स ने यूएस के बाहर वाले स्टॉक मार्केट्स में या बॉन्ड्स में या सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा हुआ था, उन सब ने अपना पैसा वहां से खींचा, यूएस के फेड बैंक में डाल दिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहां से मिल रहा है. तो यूएस ने सारा का सारा कैपिटल अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया बाय क्लेमिंग दैट दे विल ऑफर अ हायर इंटरेस्ट रेट. बिल्कुल सही बात है. तो इस कारण डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रांग हो गई और बाकी की करेंसीज जो है वीक हो गई. किसने कहा था दैट रुपी इज नॉट वीकनिंग, डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. इट लीड्स टू राइज इन बॉन्ड यील्ड्स इन यूएस एंड अक्रॉस मार्केट्स. इट वीकन्स डॉलर इंडेक्स. ये तो स्टेटमेंट ही गलत है यार. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हाउ डज इट वीकन द डॉलर इंडेक्स? इट स्ट्रेंथन्स द डॉलर इंडेक्स. डॉलर और स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि यहां पे अगर आपने मॉनेटरी टाइटनिंग करी बाय यूएस फेड, तो अब सोच के, मॉनेटरी टाइटनिंग का मतलब आप ये सोच के देखो, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक श्योर दैट व्हाट वी आर ऑफरिंग इज हायर देन अदर कंट्रीज. फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया. अब देखो, अब आपके सामने स्टेटमेंट्स है. सो देखो, टाइटनिंग बाय यूएस फेड लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन यील्ड ऑफ यूएस सिक्योरिटीज. यूएस की सिक्योरिटीज ज्यादा पैसा दे रही है आपको. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विच फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स टू यूएस. इंडिया से निकल के यूएस पैसा पहुंच रहा है. To counter the impact of US Fed rate hike, central banks like RBI raise the interest rate and keeps it above US bond yield. US की bond yield से ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि US Fed ने interest rates बढ़ाए हैं. Due to flow of money from emerging market to US, dollar index is strengthened and recently made a high of 114. This is the DI, dollar index. Investment flows out of emerging markets like India. बाहर जाता है, जाहिर सी बात है. फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया. भाई एफआईआई का क्या है? एफआईआई किसका सगा है? वो पैसे कमाने आया था. यहां नहीं मिले वहां मिले. इंडिया नहीं मिलेंगे, जापान चला जाएगा, जापान नहीं मिलेंगे, चाइना आ जाएगा, चाइना नहीं मिलेंगे, सिंगापुर आ जाएगा, सिंगापुर में अगर अपने देश में मिलेंगे तो सारे देश छोड़ के वापस अपने देश आ जाएगा. यही तो करते हैं. सो दिस इज व्हाट दे डू. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इट लीड्स टू राइज इन बॉन्ड यील्ड.
यील्ड का मतलब होता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बॉन्ड की वैल्यू यदि 100 रुपए है तो उसका यील्ड जो है क्या दिया है, रिटर्न यू गेट ऑन बॉन्ड्स इफ यू परचेज अ 10-year बॉन्ड ऑफ ₹10,000 विद अ कूपन रेट ऑफ 5%। 10 साल का बॉन्ड 10,000 रुपए का है, कूपन रेट 5% है, तो हर साल आपको 500 रुपए दिए जाएंगे, 500 रुपीज एवरी ईयर। द बॉन्ड विल पे यू इंटरेस्ट ऑफ ₹500 एवरी ईयर। इसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन इज ए। ए इसलिए क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सही है, वन स्टेटमेंट ओनली। ये शायद आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हमने क्वेश्चंस वैसे बनाए हैं जैसे पिछले 2-3 साल से यूपीएससी पूछ रहा है। यूपीएससी अब वैसे नहीं पूछ रहा है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2, नन ऑफ द अबव। वो ये पूछ रहा है कंफ्यूज करने के लिए कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट, तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, एक स्टेटमेंट सही है, 2 सही है, 3 सही है, या कोई भी सही नहीं है। अब यहां पे तीनों सही हो तो आंसर होगा सी, 2 सही हो तो 2। अब इस केस में 2 गलत है, 1 सही है, तो आंसर है 1 स्टेटमेंट ओनली। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डन। ये चीज करी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। तो डॉलर इंडेक्स में आप बॉन्ड यील्ड देखिए। अब बॉन्ड यील्ड जो है आप यूएस का अगर कंपेयर करेंगे, ये 2% के नीचे था फेब 2021 में, दिसंबर में देखिए 4% के आसपास पहुंच रहा है। तो मतलब आपने डबल से भी ज्यादा कर दिया। दिस इज व्हाट यू हैव डन। यूके ने बॉन्ड यील्ड जितने बढ़ा दिए, आप फ्रांस देखिए उसने बढ़ा दिए, सबसे ज्यादा जो है यूएस ऑफर कर रहा है, क्योंकि यूएस अट्रैक्ट करना चाहता है पैसा अपनी तरफ। इसको देखा देखी आरबीआई ने क्या करा, उसने भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ाए। तो आप इंडिया की ग्रे लाइन को देखिए, 6% के आसपास था तो 6.5% पहुंच गया। तो ये चीज है, आप अगर नॉर्मली एफडी भी करवा के बैंक में डालेंगे तो यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, इट वुड इंक्रीज। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो ये चीज है। तो फेडरल फंड का रेट है, आप देख सकते हैं 1.5% था जनवरी 2020 में, उसके बाद फॉल हुआ, तभी एफआईआईज ने इसी दौरान कोविड का लॉकडाउन चल रहा था दुनिया में, जून 2020। तो ये सारा पैसा यूएस का एफआईआईज ने भरमार पैसा हिंदुस्तान में डाला, स्टॉक मार्केट जो है रूफ क्रॉस कर गया। फिर उन्होंने नीचे ही रखा, इन्होंने नहीं बढ़ाया 1-1.5 साल। 2022 फरवरी से जो लास्ट ईयर का टाइम है, बढ़ाना शुरू करा। देखिए धीरे 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 दिसंबर तक लेके ये 4% से ऊपर आ गए। अब जहां पे आप 1.5% दे रहे थे, वहां पे आप 4% से ऊपर आ जाओगे, तो आपके देश के लोग दूसरे देश में क्यों जाएंगे, अपने ही देश में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये फेडरल फंड्स ने करा। तो आप देख सकते हैं ये सारी कंट्रियों का कंपैरिजन है। तो यूएस से इंडिया से कितना आउटफ्लो हुआ है, तो कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम ईएमईज एफपीआई इक्विटी फ्लोज, आप देख सकते हैं इंडिया से $20 बिलियन का आउटफ्लो है। ये कम फिगर ही है, इकोनॉमिक सर्वे की फिगर है जन टू दिसंबर की, इससे ज्यादा आउटफ्लो हुआ है अगर हर कैटेगरी इंक्लूड कर लेंगे तो जापान, इंडोनेशिया, ब्राजील में पैसा गया है, यहां से पैसा निकाला गया है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, ये चीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डेट। डेट को लेकर आप स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें। डेट टू जीडीपी रेशो इज लोअर देन दैट ऑफ चाइना। भारत का डेट टू जीडीपी रेशो चीन से कम है। इस पे मैंने एक बहुत डिटेल स्टोरी करी थी, चीन के कंपैरिजन में नहीं, यूएस के कंपैरिजन में। यूएस की इकोनॉमी को हमने एनालाइज करा था, 2 पार्ट सीरीज थी, वो जरूर जाके देखिएगा। केस स्टडीज बाय आयुष सांघी में वो सारी चीजें आ रही हैं। जापान हैज हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशो अमंग मेजर इकोनॉमीज। जापान के पास जो जापान का जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो हाईएस्ट है अमंग मेजर इकोनॉमीज। China's debt to GDP ratio has expanded more than that of India since 2005. Which among the following statements are true? सही स्टेटमेंट्स पूछ रहे हो। सबसे पहले आपको यह बताना है कि डेट टू जीडीपी रेशो होता क्या है। आपके देश की जीडीपी कितनी है, यानी कि नेशनल इनकम कितनी है, जो भी आप क्लेम करते हो, वॉट एवर इज, जैसे भारत की जीडीपी जो है $3.35 ट्रिलियन है, $3,35,000। सो ये है, और इसको हमें $5 लाख करोड़ तक हमें लेकर जाना है। $3,35,000 करोड़ है, $5 लाख करोड़ तक लेकर जाना है। इस जीडीपी का कितना परसेंट है ये डेट यानी कि उधार लिया हुआ है भारत सरकार ने, हर सोर्स से, इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस, सारे सोर्सेस से मिला के आपने कितना उधार लिया हुआ है। एक्सटर्नल सोर्सेस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन बैंक्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, बाहर के जो इन्वेस्टर्स है उसके थ्रू आपने कितने बॉन्ड इशू करके लिया हुआ है, गवर्नमेंट डेट, प्राइवेट डेट, बैंकों का डेट, सारा डेट मिला के। और इंटरनल सोर्सेस में लोगों से, बैंकों से, आरबीआई ने, इंस्टीट्यूशन से, तो ये सब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल डेट होता है। तो ये डेट कितना है, डेट टू जीडीपी रेशो कितना है, कितना परसेंट है, ये बताइए। तो ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। अब देख सकते हैं भारत का जो है वो चाइना से ज्यादा है,
Japan has the highest debt to GDP ratio among major economies. China's debt to GDP ratio has expanded from 26 to 72%, which is more than that of India's 81% to 84% since 2005. देखिए, बड़ा क्लियर एजेंडा है कि कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान तभी ग्रो कर सकता है जब उसके पास पैसा हो। किसी के पास पैसा इतना तो होता नहीं है, किसी को अब एक वो खड़ा करना है, एयरपोर्ट बनाना है, पोर्ट बनाना है, कंपनी बनानी है, किसी को दुकान खोलनी है, मान लो एक परचून की दुकान खोलनी है। कैसे खोलोगे? पैसा चाहिए ना आपको, यू नीड मनी। तो मनी कहां से आएगा? बैंकों से आएगा। तो जब तक लोन सिस्टम आपकी कंट्री में इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक आप डेवलप नहीं कर सकते। सो हर कंट्री जो बड़ी है वो लोन लेकर हुई है। आप यूएस की अगर लोन की फिगर देख लोगे ना कि सरकार के ऊपर कितना लोन है, आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा वीडियो जाके देखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो इस केस में जो भारत की जो लोन फिगर है उससे कई ज्यादा चाइना की लोन फिगर है। भारत तो इतना सा ग्रो करा है, चाइना इतना ग्रो कर गया इन टर्म्स ऑफ लोन्स। अगर इतना भारत ग्रो कर जाता ना तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सारे के सारे ब्लैकलिस्ट कर देते भारत को और डिक्लेयर कर देते कि बैंकक्रप्ट देश है। तो कंपेयरिंग जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो सिंस 2005, सरकारी उधार जो जीडीपी रेशियो विद 2021 अक्रॉस कंट्रीज, तो आप देख सकते हैं यूएस का, देखो ये रहा 66% से लेके 128%। जीडीपी से ज्यादा डेट है, मतलब जितनी तुम्हारी इनकम है उससे ज्यादा तुम्हारे ऊपर उधार है, 128%। और ये अभी का नहीं है, ये 100 साल 150 साल से उधार चला आ रहा है, तभी यूएस इतना ऊपर है। यूएस के पास पैसा क्यों है? डेट का पैसा है। यूके का देखिए 2005 से लेकर अभी तक 39% से 95% हो गया। फ्रांस का 67% टू 113%, ये भी नेशनल इनकम से ज्यादा है। चीन का 72% है, साउथ अफ्रीका का 69% है, 30 से 69। ब्राजील का 69 टू 93% है। इंडिया जो है उसका 81 टू 84% हुआ है। जर्मनी का 68 टू 70% है, जर्मनी का भी ज्यादा राइज नहीं करा, इंडोनेशिया का भी ज्यादा राइज नहीं करा। So it has been pretty static and the comparison is between 2005 to 2021. जापान का देखिए 174% उधार था, 263% हो गया। 100 रुपए कमाते हैं, 250 रुपए का तो उधार है, ये तो कंट्री बैंकक्रप्ट हो जाएगी। तो ये है। सो हम क्या देख रहे हैं? आप देखिए, चाइना's debt to GDP ratio has expanded more than that of India since 2005। ये स्टेटमेंट गलत है, दो ही स्टेटमेंट सही है, तो बी इज करेक्ट। टू स्टेटमेंट्स ओनली, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। आई होप मजा आ रहा है आप लोगों को। बहुत मेहनत से एमसीक्यूज बनाए हैं हमने, हमारी टीम लगी रही थी, और अब कोशिश करके हम 2 चैप्टर्स अ वीक तो कम से कम कवर करेंगे। और मैं चाहता नहीं कि मैं एक चैप्टर को तोड़ूं, तो आप बहुत शांति से, पेशेंस के साथ आप बैठ के सुनेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग केयरफुली। ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। जितने स्टूडेंट्स कोई भी सरकारी एग्जाम तुम दे रहे हो, तुम बैंकिंग का कोई पेपर दे रहे हो, आरबीआई से लेके नाबार्ड से लेके आप बैंक पीओ का पेपर दे रहे हो, ये यूजफुल होगा। आप कोई भी पीसीएस का पेपर दे रहे हो, ये यूजफुल होगा। आप अगर यूपीएससी का दे रहे हो तो उसके लिए तो है ही। हर एक गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्विस दे रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विस का जो जीएस पोर्शन है वो दे रहे हो, सबके लिए यूजफुल होगा। जहां जहां करंट अफेयर्स है वहां के लिए यूजफुल है, जहां पे इको पढ़नी है वहां पे तो यूजफुल है ही, ये ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। रिसेंटली टर्म्स लाइक हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग हैज बीन इन न्यूज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू दीज टर्म्स? इन टर्म्स से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट है कि हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है ये। हार्ड लैंडिंग का मतलब है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ, जैसे फ्लाइट जब लैंड करती है तो एक होती है हार्ड लैंडिंग, बम्पी, वो एकदम से ब्रेक मारना, उसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग। डिफिकल्ट लैंडिंग जब बारिश हो जाती है या आपका जो रनवे होता है वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है तो हार्ड लैंडिंग करनी पड़ती है, या मौसम खराब होता है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब स्मूथ लैंडिंग होती है। तो इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ जब कम हो रही होती है या फॉल होती है नेशनल इनकम, तो हम उसे हार्ड लैंडिंग बोलते हैं। नहीं तो आप अगर ग्रो कर रही होती है तो सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। रीयूजेबल रॉकेट्स, अब ऑब्वियसली ये गलत स्टेटमेंट है इकोनॉमिक सेंस में, कोई इसरो का एग्जाम तो है नहीं। जीडीपी ग्रोथ कमिंग डाउन ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, ये स्टेटमेंट सही है। नासा's orbital satellites carrying rover to Mars, drones used for security and agricultural purposes. So, hard landing, जब मॉनेटरी पॉलिसी जो कि एक देश के सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है, आरबीआई के हाथ में है भारत के केस में, तो उसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दैट केस, कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है, इट इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है
तो क्या होता है कि लोन्स महंगे हो जाते हैं तो लोग बोरो नहीं करते और लोग अपना पैसा बैंक में ही रखते हैं क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो उस वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है। जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी नेशनल इनकम या जीडीपी पे फर्क पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करी जाती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो दे क्विकली रेज इंटरेस्ट रेट्स टू कंटेन इन्फ्लेशन, रिजल्ट इन हार्ड लैंडिंग ऑफ इकोनॉमी, यूजुअली अकंपनीड बाय अ रिसेशन, जो कि दुनिया में अब चल रहा है, स्टार्ट किया है यूएस ने। तो हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग आप टर्म्स याद रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट डेटा एंड शार्पली लोअर हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉर दिसंबर हैव रेज्ड होप्स ऑफ द यूएस इकोनॉमी अचीविंग सॉफ्टर लैंडिंग। तो अब ये रिवर्स हो रहा है। रिवर्स क्या हो रहा है कि अब जो है आप हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका कम हो गया, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट डेटा है, तो अब जो है अब अगर आप सॉफ्टर लैंडिंग की तरफ जाओगे तो ये चीज बेटर हो रही है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी आप इजी करोगे, टाइट नहीं करोगे, इजी करोगे। जब टाइट होती है तो हार्ड लैंडिंग होती है, जब सॉफ्ट होती है तो स्मूथ लैंडिंग होती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉलोड बाय दैट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर हैज शोन पॉजिटिव ग्रोथ इन द लास्ट 5 years। 5 साल में पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। इंडिया हैज नेट सरप्लस सर्विस ट्रेड इन द लास्ट 5 years। Which among the following statements are true? ये दोनों चीजें हैं। इंडिया हैज नेट सरप्लस सर्विस ट्रेड इन द लास्ट 5 years। तो ये में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब देखिए, इसमें भी डेटा है, चार्ट इंक्लूड करा है मैंने। व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया हैज शोन पॉजिटिव ग्रोथ इन द लास्ट 5 years। इसको भी एक तरीके से स्वीपिंग स्टेटमेंट बोलेंगे, जैसे वो 2 decades वाला देखा था। लेकिन 5 साल का जो पीरियड है वो एक छोटा पीरियड है और 5 साल में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई जा सकती है, जो कि आपके सामने है। तो सन 2015-16 में 0.6% हुई, तो है तो पॉजिटिव, भले ही कम है। फिर 6.8 हुई, 6.6 हुई, फॉल होके 2.1 हुई, 5.5 हो गई, कोविड ईयर में भी 3.33 और पिछले साल से 3% था। तो डिस्पाइट कोविड-19 शॉक, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर शोज रेजिलिएंट ग्रोथ। मतलब ये अनहिट है या ये अननर्व ग्रोथ है जो कि देखी गई है। इंडिया हैज नेट सरप्लस सर्विस ट्रेड इन लास्ट 5 years। ये सर्विस की बात हो रही है। एग्रीकल्चर की अगर बात करी जाए तो स्टेटमेंट सही है, जहां पे 5 साल में ग्रोथ देखी गई है। एंड नेट सरप्लस सर्विस ट्रेड इन द लास्ट 5 years। सरप्लस सर्विस की जो सर्विसेज हमने, जिन सर्विसेज से पैसा कमाया और जिन पे खर्च करा, उसके बीच में जो नेट है वो सरप्लस है, हम पॉजिटिव है। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डन। तो ये जो है ये सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये देख सकते हैं आप यहां पे ईयरली ट्रेंड ऑफ सर्विसेज ट्रेड, आप इसे कंपेयर करोगे तो एक्सपोर्ट्स जो है वो इतनी वैल्यू के हैं 2015-16 के कंपैरिजन में 154, 310, ये ऊपर गया, ये और ऊपर गया, 2,08,000, 2,13,000, 2,06,000, 2,54,000 पिछले साल। सोचिए एक्सपोर्ट्स, ये बहुत $2.54 बिलियन के एक्सपोर्ट्स जो है, $254 बिलियन के एक्सपोर्ट्स, और ये 208 आ गए हैं। 22-23 तो अभी चलिए खत्म नहीं हुआ है, फिगर्स आएंगे तो पता चलेगा। इतने मैसिव एक्सपोर्ट्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर्विसेज ट्रेड का। और उसके बाद इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज जो है वो कैसे देखी जा रही है, तो आप देख सकते हैं। तो ये $84,640 मिलियन है और ये पिछले साल का 119 है। तो जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज का एक्सपोर्ट जिससे हमने कमाया, सर्विसेज का इंपोर्ट जिसपे हमने खर्च किया, यहां पे हम लोग सरप्लस में है। हियर वी आर इन सरप्लस। अगर हम गुड्स की बात करें, गुड्स में हम अभी भी डेफिसिट में है। अभी आपको बताया था ना करंट अकाउंट डेफिसिट, पहले सवाल में ही सीएडी। तो यहां पे गुड्स जो है हम डेफिसिट में है। तो गुड्स के डेफिसिट को कहीं ना कहीं सर्विसेज का सरप्लस जो है वो नेट ऑफ करता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस। और उसके बाद देखिए आप शेयर ऑफ रियल जीडीपी कंपोनेंट्स क्या क्या है। यहां पे आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 19 में तो ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये सारी चीजें आती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग ओवर हियर। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन। और उसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर 19, 20, 21, 22 और 23 तो आप ग्रोथ देख सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर में एक प्रिटी स्टैग्नेंट चीज देखी है, जो कि अच्छा है, मतलब कोविड के बाद कम इफेक्ट है। इंडस्ट्री आप देखिए कितनी ऊपर पहुंच गई है, तो ड्विंडल कर रही है, लेकिन फिर भी इसके कंपैरिजन में तो काफी ऊपर पहुंची है। इसका मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी अच्छी हो रही है और सर्विसेज में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इनफैक्ट सर्विसेज सबसे कम अफेक्टेड थी कोविड ईयर में, ये भी मैं आपको बता दूं। सर्विसेज वर द लीस्ट अफेक्टेड
इन द ड्यूरिंग द कोविड ईयर। रीजन बीइंग क्योंकि सर्विस सेक्टर ही चल रहा था, लोग घर में बैठ के काम कर रहे थे। घर बैठ के आप क्या कर लोगे, सर्विस ही प्रोवाइड करोगे ना, मैन्युफैक्चर तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये चीज हो रही थी। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत का जो करंट अकाउंट बैलेंस है हैज रिमेन नेगेटिव। अभी बताया आपको, भारत का करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, इन द लास्ट 16 क्वार्टर्स। अब ये देखिए स्वीपिंग स्टेटमेंट है, ये फैक्चुअल है कि 16 क्वार्टर में नेगेटिव रहा है। इसको स्वीपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसे स्टेटमेंट की सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे स्टेटमेंट की सही होने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1% होती है, लेकिन फिर भी 1% होती है कि सही हो सकता है। 16 क्वार्टर्स का डेटा तो ऐसा हमें याद होता नहीं, लेकिन यूपीएससी को बहुत शौक है, तो इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे से हमने ऐसी चीजें उठाई है। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स हैव रिमेन्ड अबव $500 बिलियन सिंस 2021। इसको भी स्वीपिंग बोल सकते हो, लेकिन इसका जो टेन्योर है वो बहुत कम है, सिर्फ 2 साल, जनवरी 2021, अभी हम फरवरी 2023 में है। 2 साल में तो ये चीज पॉसिबल है अगर आप हमें पता है डेटा। तो क्या बात कर रहे हैं, देखिए फॉरेक्स रिजर्व्स हैव रिमेन्ड अबव $500 बिलियन सिंस 2021। यस, I have became surplus in first and second quarter of financial year 2021। गलत हो गया स्टेटमेंट। तो ये जो चीज है ये इस तरीके से गलत है, तो आप ध्यान रखें, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो दिस इज करेक्ट, ये चीज सही है, इसको ध्यान रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस। तो आप देख सकते हैं सीएडी कितना वाइडन हो गया है Q1 Q2 में 2022-23 जो पिछला साल है, इट हैज वाइडन। तो गुड्स एंड सर्विसेज में इतना डेफिसिट था, अब इतना डेफिसिट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंडरी इनकम यहां थी, यहां पे, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कितना वाइड होता जा रहा है। एडिक्वेट फॉरेक्स रिजर्व्स टू फाइनेंस सीएडी, तो फॉरेक्स रिजर्व्स चाहिए ताकि सीएडी फाइनेंस हो सके, तो ये चीज यहां पे आती है। दिस इज समथिंग व्हिच इज स्टेटेड ओवर। ये देखिए किस तरीके से, तो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास है, तो 500 का आंकड़ा ये है, तो 500 से ऊपर ही रहा है। तो पिछले साल में आप ये देखिए टोटल जो है रिजर्व्स 500 से ऊपर रहे हैं, ये 500 का आंकड़ा है, ये इससे ऊपर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन जीडीपी हैज ओनली डिक्रीज्ड आफ्टर 2019-20। फिर वही बात, हैज ओनली डिक्रीज्ड, अभी कितना सही है। शेयर ऑफ इंपोर्ट्स इन जीडीपी हैज क्रॉस्ड अबव 30% ऑफ जीडीपी इन फर्स्ट हाफ ऑफ 22-23। करेक्टनेस, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तो सम फैक्ट्स तो भाई देखो याद करने पड़ेंगे, यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन फैक्ट्स। तो आप देख सकते हैं शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन जीडीपी हैज डिक्रीज्ड इन 2021। जीडीपी में जो है एक्सपोर्ट्स का शेयर कम हुआ है। 2021 कोविड वाला साल था, बाहर भी लॉकडाउन लगा था, तो हमारे जितने एक्सपोर्ट्स थे वो कम हो गए, कौन खरीदेगा। However, increased after that and share of imports in GDP has crossed over 30% of GDP in first half of 22-23। क्यों इंपोर्ट्स का शेयर बढ़ गया? क्योंकि तेल का दाम बढ़ गया। तेल का दाम क्यों बढ़ गया? रशिया यूक्रेन वॉर। सिंपल, बहुत सिंपल है, मतलब इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। तो ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है, बाल्टिक सी जो वहां से तेल आता है, तो ड्राई इंडेक्स में अगर आप देखो शिपिंग फ्रेट कॉस्ट एज ट्रेड फ्लोज, तो शिपिंग फ्रेट कॉस्ट सितंबर 2021 ये है, यहां से गिर के इधर आया, फिर गिर के और नीचे हो गया। इट हैज कम डाउन टू दिस पोजीशन, 2000 से ये चीज नीचे है। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 19-20 में यहां थी, 20-21 में डिप लिया, 21-22 में फिर चढ़ना शुरू हुई, और 22-23 में यहां पे आ गई एक्सपोर्ट्स, दे हैव रीच्ड ओवर हियर। और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप देख सकते हैं, इंपोर्ट्स की वैल्यू जो है 21-22 में थोड़ी बढ़ी, 22-23 में और बढ़ गई, इतनी आ गई। So it has increased, it has come down to this level, ये चीज हुई है। तो इस वजह से हम देख पा रहे हैं कि यहां पर ये चीज है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने इकोनॉमिक सर्वे के एक स्टेटमेंट से ये सवाल बनाया है। Which among the following statements can be attributed to the outcome of geopolitical strife in Europe? तो geopolitical strife in Europe, उसमें आप आउटकम ऑफ इसमें क्या एट्रीब्यूट, मतलब क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल स्ट्राइफ जो हुआ है यूरोप में उसका आउटकम ये है। मॉनेटरी टाइटनिंग बाय आरबीआई, यानी कि मनी सप्लाई हिंदुस्तान में कम हो गया, जब आप टाइट करते हो तो मनी सप्लाई कम हो जाता है। द वाइडनिंग ऑफ द सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड हो गया, इस वजह से भी आरबीआई ने किया है, इसका मतलब जो है हमारे डेफिसिट्स बहुत ज्यादा है। प्लेटोइंग ऑफ एक्सपोर्ट्स ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ हो रही थी वो प्लेटो हो गई, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही है, दैट हैज प्लेटोड, तो लाइन फ्लैट लाइन है। राइज इन प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स, तो जब क्रूड ऑयल, तेल और फर्टिलाइजर के प्राइसेस जो है वो राइज कर गए, जो कि करे हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस राइज करा है, फर्टिलाइजर का भी करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट?
आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं, देखिए, मॉनेटरी टाइटनिंग बाय आरबीआई, वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, प्लेटोइंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स हैव एसेंशियली बीन द आउटकम ऑफ जियोपॉलिटिकल स्ट्राइफ इन यूरोप। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि सारे स्टेटमेंट सही हैं जो हमने अभी देखे, कि जियोपॉलिटिकली जो स्ट्राइफ हुआ यूरोप में, उसमें इस चीज में नीचे आते हुए एक ट्रेंड देखा गया है कि these reasons have led to geopolitical strife in Europe. Consider the following statements. आप देखें, करेक्टनेस पूछी गई है। भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो कि लॉन्ग टर्म चीजों पे होता है, हाईवे बनाना, ब्रिज बनाना, एयरपोर्ट बनाना, पोर्ट बनाना, ये केपेक्स है। has grown by an average rate of 13% during financial year 12 and financial year 22. तो ये 13% से ग्रो किया है, एवरेज रेट ऑफ 13% इन 10 सालों में। केपेक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक आउटपुट इज एस्टिमेटेड टू बी 8 to 9 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ केपेक्स एम्प्लॉयड। 8 से 9 गुना है ऑफ द अमाउंट ऑफ केपेक्स एम्प्लॉयड, ये चीज है। 8 से 9 गुना बहुत अच्छा अमाउंट होता है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए 100 रुपए खर्च करे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, एक ब्रिज बनाने के लिए, उसका जो इफेक्ट हुआ वो 800-900 रुपए बन गए। आपने एक को दिया, उसने आगे पे करा, उसने आगे पे करा, इकोनॉमी ऐसी चलती है। इस वजह से नौकरियां होना बहुत जरूरी है। आपने स्टडी आईक्यू को फीस दी, स्टडी आईक्यू ने मुझे दी, मैंने अपने कंटेंट वालों को दी, उन्होंने आगे पे करी, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया ना। सिमिलरली आप केपेक्स में जितना करते हो इकोनॉमिक आउटपुट में इज एस्टिमेटेड टू बी एट लीस्ट 4 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ केपेक्स एम्प्लॉयड। 8 to 9 टाइम्स नहीं है, 4 टाइम्स है, एंड नॉट 8 to 9 टाइम्स। ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फिर भी इफेक्ट होता है। और भारत का जो है केपेक्स ग्रो करा है 13% से फाइनेंशियल ईयर 12 और 22 के बीच में। तो आप देख सकते हैं, गोइंग बाय द केपेक्स मल्टीप्लायर estimated for the country, economic output of the country is said to increase by at least 4 times the amount of capex. 4 गुना होगा ऑफ अमाउंट ऑफ केपेक्स जो कि इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 12 में जो है सेंटर का कितना है और स्टेट का कितना खर्चा है, केपेक्स जो है वो हुआ था, और ग्रो करते 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 फाइनेंशियल ईयर 22 में आप सेंटर और स्टेट का खर्चा देख ले कितना पहुंच गया है। इट हैज एक्सीडेड 12 लाख करोड़। ये जरूरी है देखिए डेवलप करने के लिए। अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको सारी चीजें करनी है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी डन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये तो मैंने आपको बजट में भी पढ़ाया था, ये तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन हो गया है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। टैक्सेशन ट्रेंड बोलते हैं इसे। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स पिछले साल के कंपैरिजन में कितना ग्रो करा है, डायरेक्ट टैक्स जो है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल टैक्स कलेक्शन में परसेंटेज वाइज। तो केपेक्स हैज डबल्ड इन द पास्ट 5 years. DTC डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज बीन अबव इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन द लास्ट 5 years. करेक्टनेस हमें बतानी है, वी हैव टू टेल द करेक्टनेस। तो देखिए, केपेक्स डबल्ड इन द पास्ट 5 years। पहले था 1.8 लाख करोड़, अब है 4.5 लाख करोड़। तो क्या डबल हुआ है? ये तो ट्रिपल तो नहीं, लेकिन 2.5 गुना हो गया है। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा तो है इन द लास्ट 5 years, एक्सेप्ट फॉर पैंडेमिक ईयर व्हेन इट ड्रॉप्ड बिलो द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो 1 साल नहीं रहा है, 5 साल रहा है, क्योंकि उस साल काफी नौकरियां चली गई थी। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स अपबीट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो उतना ही रहा है, और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो है आप देख सकते हैं 1 साल बीच में डिप हुआ था। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो है एक डिप देखा गया है, यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो उससे ज्यादा है। तो 11.4% ऑफ जीडीपी इज द टैक्सेशन कलेक्शन, आप ये देख सकते हैं। तो 2021 में डायरेक्ट टैक्स 4.8 था और इनडायरेक्ट टैक्स 5.5 था। बाकी सारे सालों में डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। सिर्फ 1 साल कम है, और ये पैंडेमिक वाला साल था, इस वजह से वो स्टेटमेंट गलत है। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताइए, एक चीज की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। Which among the following report are not published by IMF? Again, a very popular question. So, which among the following statements are correct? ये आपको याद रखना पड़ेगा, you have to remember. आपको बता देते हैं, देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो IMF पब्लिश करता है, GFSR ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी IMF करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट करता है, वर्ल्ड बैंक जो है कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक करता है। सारी रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है और सुर्खियों में बनी हुई है, ध्यान रखें। इसमें भारत की रैंकिंग्स और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बताया जाता है। तो IMF की बात करी गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, GFSR, GRR एंड कमोडिटी मार्केट्स। 3 and 4 are wrong, 1 and 2 are correct. So the answer is B only.
बी जो है वो सही ऑप्शन है। आप इसको ध्यान रखें कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड जीएफएसआर। प्लीज रिमेंबर दिस, ये चीज सही है। तो आई एम सॉरी, यहां पे दिया हुआ है नॉट पब्लिश्ड, नॉट पब्लिश दिया हुआ है। तो पब्लिश जो है ये आईएमएफ पब्लिश करता है, बाकी दोनों नहीं करता है। तो इंस्टेड ऑफ बी आंसर है डी। देखिए मैंने भी गलती कर दी, जबकि सारे क्वेश्चंस मेरे ही बनाए हुए हैं। आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये गलती होने के बहुत चांसेस हैं। तो यहां पे बेसिकली इनकरेक्ट पूछने की जगह यहां पूछ लिया नॉट पब्लिश्ड। तो दोनों चीजें पढ़ना जरूरी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो यहां हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा हाउ डिड यू लाइक दिस एनालिसिस, और क्या हम इसी तरीके से कंटिन्यू करें एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच के बेसिस पे। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि आपका SIP प्लस बैच लाइव है। इसमें पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। 200 घंटे में आपको पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस रिवाइज करवाएंगे। ये बैच अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए में। और कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस, ऐसे टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटरशिप सेशंस इज अवेलेबल ओनली फॉर 19,000। ये सारी चीजें उपलब्ध हैं आपके पास एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, सिर्फ और सिर्फ एक कोड पे, जो कि है सांघी लाइफ। कोड ये यूज करना है। आप कोई भी कोड सब्सक्राइब करें, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे ऑप्शनल हो, NCERT हो, या SIP और फाउंडेशन बैच हो। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप जुड़े मुझसे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। All right guys, that would be all. Thank you so much everyone. Bye. Take care and all the best. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।